हम इस समय तेजस मार्क 2 के इस सिमुलेटर में हैं, यानी तेजस मार्क 2 कैसा होगा, कैसे फ्लाई करेगा, ये सब हम बताने के लिए हमारे साथ विंग कमांडर सिद्धार्थ हैं। मैं बता दूं कि इन्हीं के साथ मैंने तेजस मार्क 1 को फ्लाई किया था, 45 मिनट्स की सॉर्टी थी। अब ये आडा का हिस्सा है और इसके साथ साथ पूरी तैयारी की जा रही है। विंग कमांडर सिद्धार्थ, ये क्योंकि तेजस मार्क 1 से ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, इसका कॉकपिट अलग है, ये जो स्क्रीन है वो अलग दिखाई दे रही है, इसके थ्रॉटल्स या पायलट ग्रिप बिल्कुल अलग है, यहाँ पर जो ग्रिप था वो चेंज हो गया, इजेक्शन ये अलग दिखाई दे रहा है, बहुत बटन्स कम हो गए हैं। कैसी तैयारी है ये मार्क 2 की? तो ये तेजस मार्क 2 का जो ये नया कॉकपिट है, ये न्यू जनरेशन ऑफ पायलट्स, न्यू जनरेशन ऑफ वेपन्स, न्यू जनरेशन ऑफ सिस्टम्स को ध्यान रख के बनाया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी करंट जनरेशन है वो टच स्क्रीन्स वगैरह से काफ़ी फेमिलर है, जॉयस्टिक से काफ़ी फेमिलर है, तो उसी तरह की इंटरफेस उनको दी गई है। तो जो आप अपने सामने एक बड़ा सा स्क्रीन देख रहे हैं, ये इसको हम लार्ज एरिया डिस्प्ले कहते हैं, जहाँ पे पायलट के सामने टैक्टिकल सिचुएशन डिपिक्ट की जाती है। तो ये एक पूरा टच स्क्रीन है, तो पायलट इसको टच करके चीज़ों को ऑपरेट कर सकता है। तो टारगेट को सेलेक्ट करना है या कहीं पे जाना है, उसको कोई वे पॉइंट सेलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें टच के सहारे की जा सकती हैं। उसी तरह से हमने 2 एर्गोनॉमिक जॉयस्टिक्स दी हुई हैं लेफ्ट और राइट में, जिसको हम होटास कहते हैं, एक थ्रॉटल पर और एक स्टिक पर। ये थ्रॉटल पर है, ये थ्रॉटल है और ये स्टिक है। हाँ। तो इस पर बहुत सारे बटन्स हैं जो सिस्टम्स को ऑपरेट करने में उसकी मदद करते हैं। ये बहुत ही एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है ताकि पायलट का हाथ उसको स्टिक और थ्रॉटल से उठाना ना पड़े और वो अपने मैक्सिमम जो टास्क हैं वो इन दोनों के सहारे ही कर सकता है। तो दूसरी चीज़ जो हमने इसके साथ की है, इसमें हमने बहुत सारे स्विचेस को कम किया है। हम पायलट को एक सिस्टम ऑपरेटर नहीं बनाना चाहते इस जहाज में। हम चाहते हैं कि वो पायलट अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय है वो टैक्टिकल सिचुएशन को स्टडी करके उसके ऊपर रिएक्ट करने में करे, ना कि सिस्टम्स को ऑपरेट करने में। जैसे कि इसमें रडार ऑन करने के लिए या एलडीपी ऑन करने के लिए या कोई भी मिसाइल ऑन करने के लिए कोई स्विच नहीं है। ये सब सिस्टम्स अपने आप ही ऑन होते हैं और कंप्यूटर पायलट को बता देता है जो वो सिस्टम्स रेडी हैं। सिमिलरली सिचुएशन के साथ में वो सिस्टम्स अपने आप ही एक्टिवेट होते हैं, अपने आप ही उनकी सेटिंग्स होती हैं। बहुत सारी ऑटोमेटिक सेटिंग्स अवेलेबल हैं पायलट के पास, वो चाहिए तो उनको ओवरराइड कर सकता है, बट एज अ डिफ़ॉल्ट उसको बहुत ही एक अच्छा सेटिंग मिलता है जो उसके लिए यूज़फुल है। तो उसको सारा उसका जो ध्यान है उसको टैक्टिकल सिचुएशन पर देना है। एयरक्राफ्ट में एक बहुत ही शानदार ऑटो पायलट है जिससे उसको फ्लाइंग की भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। तो आपने अगर एक रूट प्लान किया है या किसी एरिया में जाना है तो बेसिक प्लानिंग के साथ वो एयरक्राफ्ट खुद आपको वहां पे लेके जाएगा। मतलब ये अगर मैंने यहाँ पे ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया और yes, इसमें फीड कर दिया सब कुछ, हाँ, वो तो पूरा फ्लाइट प्लान ऑटो पायलट खुद मतलब फ्लाई करेगा। खुद फ्लाई करेगा, बिल्कुल। मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें। कुछ करने की जरूरत नहीं है और पूरे 4 डायमेंशन में, हाँ। यानी कि वो पोजीशन भी मेंटेन कर सकता है, हाइट भी मेंटेन कर सकता है और आपको किस टाइम पर वहां पहुंचना है वो भी मेंटेन कर सकता है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑटो थ्रॉटल और ऑटो पायलट दोनों अवेलेबल है। अच्छा, मान लीजिए कि फ्रेंड और फो कोई है सामने, हाँ। एडवर्सरी है, आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, हाँ। अगर मिसाइल्स आ रही है तो कैसे इसे वो डॉज करेगा या हाँ। फिर उसको डिटेक्ट करते हुए लॉक करेगा? अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो उसको कैसे लॉक करेगा? साधारण शब्दों में आप थोड़ा बताइए। हाँ, तो नए सिस्टम्स के साथ प्रॉब्लम है कि इस जहाज में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सेंसर्स हैं, प्लस डेटा बहुत बाहर से भी बहुत आता है डेटा लिंक के थ्रू। अगर हम उस सारे सेंसर्स का डेटा ऐसे ही पायलट के सामने डिस्प्ले कर दें तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक सेंसर फ्यूजन नाम की प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। सेंसर फ्यूजन जो सिस्टम है वो सारा वो डेटा लेता है, उसको आपस में मिक्स करता है, मर्ज करता है और एक कॉम्प्रहेंसिव सिचुएशन पायलट को देता है। सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि कौन सा टारगेट थ्रेट है, कौन फ्रेंडली है, कौन सा प्रायोरिटी थ्रेट है, कब पायलट को अवॉइड करना चाहिए थ्रेट, कब पायलट उसको इंगेज कर सकता है। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो सिस्टम उसको पायलट को देता है। तो इस डिस्प्ले पे जो कि उसको पूरी टैक्टिकल सिचुएशन आती है, उसको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि कौन थ्रेट है, कौन प्रायोरिटी थ्रेट है, कौन उसका फ्रेंड है, कौन अभी बेटर पोजीशन में है उसको इंगेज करने में, तो उसको टास्क भी कर सकता है। तो ये पायलट अकेला फाइट नहीं करेगा, उसके साथ में उसके दूसरे फ्रेंडली एयरक्राफ्ट भी होंगे। तो जो लीडर है वो अपने टास्क असाइन कर सकता है कि इस दुश्मन को ये ये एयरक्राफ्ट इंगेज करेगा। तो इस तरह से काम आसान हो जाता है। तो सारी जो एनालिसिस है वो सिस्टम खुद करके पायलट के सामने प्रेजेंट करता है। अच्छा, मुझे मिसाइल अगर लॉक करनी है तो कौन सा बटन होगा, कैसे होगा, किस तरीके से, थोड़ा सा आप वैसे बता हाँ, दीजिए। तो 2 तरीके हैं। अगर पायलट अपना हाथ थ्रॉटल और स्टिक से नहीं हटाना चाहता है तो हमारे पास एक
टारगेट डेजिग्नेट बटन है, ये वाला, हाँ ये वाला, तो इसको फ्लिप करके अप करके वो प्रायोरिटी टारगेट सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कर्सर है, ये वाला। अगर पायलट चाहता है कि वो किसी टारगेट को ओवरराइड करना, वो कर्सर को मूव करके जिस टारगेट को अटैक करना चाहता है उसके ऊपर जाके क्लिक कर सकता है। मतलब यहाँ पे जैसे इसे लॉक कर लिया, हाँ उसको ले जाके आप क्लिक कर दीजिए, वो टारगेट इंगेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक फायरिंग ट्रिगर है सामने, इस सामने, बस उसको आपको सेलेक्ट करके फायर करना है। अच्छा ये बता दीजिए, जब आपने टारगेट लॉक कर दिया है ना, हाँ, तो दूसरा भी हमें लॉक कर सकता है? बिल्कुल। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जहाज में है, जो दुश्मन के जहाज से कोई रेडिएशन आ रहा है, उसका रेडार हमारे को ट्रैक कर रहा है या उसकी मिसाइल हमको ट्रैक कर रही है। हमारे पास एक मिसाइल अप्रोच एंड वार्निंग सिस्टम है, अगर कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है तो उन सबको डिटेक्ट करके पायलट को पहले से वार्न कर सकता है, तो पायलट अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सकता है। अच्छा ये बता दीजिए कि कितनी इसकी जो कैपेसिटी होगी, मतलब हाँ, वेपन ले जाने की, वो कितनी होगी? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एक जहाज में हमने 11 स्टेशन दिए हैं। 11? या तो दिस इज इस जहाज में आप 10 BBR मिसाइल एक साथ लेके जा सकते हैं। अच्छा। वो एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब एक 100 से 150 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल, शायद 150 से ज्यादा, हाँ अच्छा। तकरीबन 10 मिसाइल एक साथ लेके जा सकते हैं। स्कैल्प, स्पाइस या हैमर? हाँ, अगर आप मिक्स टाइप ऑफ कॉम्बैट लड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आप एयर डिफेंस और ग्राउंड स्ट्राइक दोनों करना चाहते हैं, तो आप 4 BBR और 4 बॉम्ब एक साथ लेके जा सकते हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन भी आप लेके जा सकते हैं। एडिशनल फ्यूल चाहिए तो उसके लिए आपके पास 1700 लीटर के 2 बड़े टैंक और एक 1300 लीटर का सुपरसोनिक टैंक भी अवेलेबल है, वो भी आप कैरी कर सकते हैं। तो कॉकपिट है, हाँ, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो फॉग आ जाता है बहुत ज्यादा, हाँ, इसे डीमिस्ट कैसे करेंगे आप? इसके लिए सिस्टम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जहाज को 50,000 फीट तक उड़ना है, जहाँ पे टेम्परेचर -56 तक चला जाता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, कंटेंट बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके लिए कॉकपिट में एक सोफिस्टिकेटेड एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। तो जो हवा इंजन सक करता है उसमें से थोड़ा पार्ट वो कॉकपिट को एयर कंडीशन करने के लिए देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक टेम्परेचर कंट्रोल स्विच है, उससे पायलट जो टेम्परेचर चाहिए वो रख सकता है। तो जनरली हम 25 से 26 के बीच में टेम्परेचर रखते हैं, जो पायलट के लिए कंफर्टेबल है। मतलब ये वाला जो बटन है, हाँ बिल्कुल, ऑटोमेटिक एसी करते हैं। ये जैसे आपके कार में जिस तरह से एयर कंडीशनिंग होता है, हाँ, जो आप वैसे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर बाहर फॉग हो जाती है किसी कारणवश, ह्यूमिडिटी, रेन की वजह से, तो हमारे पास एक डीमिस्ट स्विच है, उसको हम ऑन करते हैं तो गर्म हवा इस कैनोपी के ऊपर जाती है, जो उसको क्लियर कर देती है। बिल्कुल। अब ये है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि चलेगा कितना, एवरेज कितना देता है? ये बड़ा एक बेसिक सवाल है। हाँ, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है जो LCA Mark 1 में जो एक कमी है कि वो कम फ्यूल कैरी करता है, तकरीबन 2300 kg के आसपास। इसमें हमने इसकी कैपेसिटी 1000 kg बढ़ाई है, तकरीबन 3300 kg फ्यूल ये लेके जाता है। तो इंटरनली, दैट इज ओनली इंटरनल फ्यूल। अगर आप उसमें टैंक्स भी लगा दें तो तकरीबन 6000 kg फ्यूल लेके जा सकता है। तो 6000 kg फ्यूल के साथ आप यहाँ से बैंगलोर से बिना रुके आप श्रीनगर तक आराम से जा सकते हैं। अगर आप कोई कैप मिशन कर रहे हैं तो आराम से 3-3.5 घंटे फ्लाई कर सकते हैं। काफ़ी कैपेसिटी है। तो मतलब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की भी इसमें? बिल्कुल, उसके साथ आप तकरीबन 10 घंटे उड़ सकते हैं। तो एक पायलट एक मिशन कैन कंटिन्यू टू फ्लाई 10 घंटे तक। और इसीलिए अब तैयारी की जा रही है आने वाले दिनों में, यानी मई 2026 तक इसे पहला प्रोटोटाइप रोल करवाने की, और इसके साथ साथ आने वाले टाइम पर Mark 2 जो तेजस का एक ऐसा वर्जन है जो कि स्टेल्थ, आप ये समझ लीजिए 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो इसकी कैपेबिलिटी इन्हांस करेगा, और जो इस समय भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन में कमी है, उस जो वो ब्लैंक है, यानी जो फिल इन द ब्लैंक है, उसको फिल करता हुआ नजर आएगा। ये LCA Mark 2 का कॉकपिट सिमुलेशन फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी में हम LCA Mark 2 का कॉकपिट, उसके डिस्प्ले, उसके कंट्रोल्स डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे पायलट्स आके इस डिज़ाइन को इवैल्यूएट करते हैं, जिससे हम उनको रिफाइन कर पाते हैं। तो ये एक्सरसाइज एयरक्राफ्ट बनने से पहले इंपॉर्टेंट है, ताकि ये सब काम आपको जब एयरक्राफ्ट डिज़ाइन हो जाए तब ना करना पड़े और पायलट को एक बेहतरीन कॉकपिट मिले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये LCA Mark 2 का एक एडवांस 4.5 जनरेशन कॉकपिट है। इस कॉकपिट में हमारे पास एक लार्ज फील्ड ऑफ व्यू का हेड अप डिस्प्ले है, एक लार्ज एरिया डिस्प्ले है जो टच बेस्ड है, जिसमें पायलट स्क्रीन के साथ टच के थ्रू इंटरेक्ट कर सकता है, एक बैकअप डिस्प्ले है। इसके अलावा पायलट एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है, जिससे उसको ऑफ बोर्ड साइड कैपेबिलिटी मिलती है। इस पायलट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पायलट अपना सारा ध्यान टैक्टिकल सिचुएशन पर फोकस कर पाए और उसको ज़्यादा कंट्रोल्स ऑपरेट करने की ज़रूरत ना पड़े।
तो इसमें तो नंबर ऑफ स्विचेस हैं वो बहुत कम कर दिए गए हैं कंपेयर टू द 4 एंड अदर जनरेशन एयरक्राफ्ट। इन स्विचेस को ज़्यादातर एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक बार पायलट हवा में होता है तो उसको बहुत ही कम स्विचेस को ऑपरेट करने की आवश्यकता है। जो इसेंशियल और क्रिटिकल स्विचेस हैं वो हॉटास पर दिए गए हैं। तो ये थ्रॉटल है और ये स्टिक है। पहली बार हमने साइड स्टिक डिज़ाइन करी है अपने जहाज़ के लिए, जिससे पायलट को एक अनलिमिटेड विजिबिलिटी मिलती है सामने और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है। कॉकपिट थ्रॉटल और स्टिक पर बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं जिसके ज़रिए पायलट सारे सिस्टम्स ऑपरेट कर सकता है और उसको अपने हाथ स्टिक और थ्रॉटल से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक स्लू कंट्रोल है जिसके ज़रिए पायलट टारगेट्स को डेजिग्नेट करता है, अपना कर्सर किसी इमेज पे ले जाकर टारगेट डेजिग्नेट करता है और या किसी चीज़ को सेलेक्ट करता है। उसी तरह से पायलट के पास रेडियो कम्युनिकेट करने के लिए स्विचेस हैं, एयरब्रेक ऑपरेट करने के लिए स्विचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विच ऑपरेट करने के लिए स्विच है। ये एक डॉग फाइट स्विच है जिसको सेलेक्ट करके पायलट डॉग फाइट मोड में जा सकता है। उसी तरह से स्टिक पर भी कई स्विचेस दिए गए हैं जिसके चलते पायलट अलग अलग डिस्प्लेस को सेलेक्ट कर सकता है, मिसाइल्स को सेलेक्ट कर सकता है और मिसाइल्स फायर कर सकता है। ये डॉग फाइट स्विच है जिसके ज़रिए पायलट अपने जहाज़ को डॉग फाइट मोड में कॉन्फ़िगर कर सकता है, जिससे उसको सेंसर्स और मिसाइल्स मिलते हैं। ये स्लू कंट्रोल है। ये साइड स्टिक है जिसके ज़रिए पायलट अपने मिसाइल्स और बॉम्ब्स रिलीज़ कर सकता है। ये लार्ज एरिया डिस्प्ले है जो कि टच बेस्ड है। पायलट अपने हाथों को यूज़ करके चीज़ों को सेलेक्ट कर सकता है या डिस्प्ले को कॉन्फ़िगर कर सकता है। ये लार्ज फील्ड ऑफ व्यू हेड अप डिस्प्ले है जिस पर को पायलट आगे की इंफॉर्मेशन मिलती है।